गुड मॉर्निंग भाई, सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, सबको गुड मॉर्निंग। कुछ आज थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, मेरे को कमेंट्स नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, बैकएंड पे टीम काम कर रही है उसके लिए, लेकिन चलो अपनी क्लास शुरू करते हैं ना। पिछली क्लास के अंदर अपना प्रोनाउन चैप्टर खत्म हुआ था और प्रोनाउन की आपको प्रैक्टिस क्लास प्रोवाइड करी गई थी। उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चों ने प्रोनाउन को अच्छे से रिवाइज करके उन प्रैक्टिस क्लास को लगाया होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने प्रोनाउन की क्लासेस में भी बोला, उस प्रैक्टिस क्लास में भी अगर आपने नोट किया हो तो कम से कम 5 से 7 बार मैंने बोला होगा कि बच्चे जब पहली बार आप क्वेश्चंस को लगाते हो तो आपसे 30% ही होते हैं अपने आप। हर सब्जेक्ट में ऐसा ही होता है। मैथ्स में 40-50% होते हैं, वहां तो सारे के सारे जो क्वेश्चन होते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के ही होते हैं। यहाँ तो सेंटेंस में सब कुछ है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आज तक आपने पढ़ी नहीं है, सुनी नहीं है। तो यहाँ पे वो एक्सपेक्टेशन प्लीज मत रखिए कि इंग्लिश वाले सर ने अगर पढ़ा तो 100% पहली बार में होने चाहिए, है ना। वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। पहली बार में जब आप करोगे तो 30% होंगे, जब आप 10-15 दिन बाद चैप्टर को दोबारा रिवाइज करके लगाओगे तो 80% होंगे, और जब आप पूरा कोर्स खत्म होने के बाद फिर से नोट्स की रिवीजन करके तीसरी बार इनको लगाओगे तो 100% होंगे आपसे। बस डीमोरलाइज नहीं होना है। ठीक है जी, अजय करते हैं अपनी आज की क्लास की शुरुआत। वही रोज वाला अपना पैटर्न, जो आज मैं पढ़ाऊंगा उसके बेस पर आए हुए ये प्रीवियस ईयर के सवाल है। ठीक है जी, इनको आज अपन डिस्कस करेंगे। आ जाओ, एडजेक्टिव चैप्टर आज अपना शुरू हो रहा है। आज अपनी एडजेक्टिव चैप्टर की पहली क्लास है। ठीक, तो जो पहला ही एरर अपन डिस्कस करेंगे वो एक चीज पर बेस्ड है जिसका नाम है लिंकिंग वर्ब। ठीक है, एडजेक्टिव की टाइप भी पढ़ाऊंगा, देखो यहां से शुरू होंगी। प्रॉपर एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ये सारी चीजें भी करेंगे अपन। लेकिन पहले एक एरर आता है एडजेक्टिव चैप्टर के ऊपर। एडजेक्टिव चैप्टर में भी आता है, एडवर्ब का भी एरर मान सकते हो उसको, एडजेक्टिव चैप्टर का भी एरर मान सकते हो, जिसका जो आधार है वो लिंकिंग वर्ब है। आओ इसको समझने की कोशिश करते हैं। सर अभी तक आपने जो लिंकिंग वर्ब पढ़ाई थी, लिंकिंग वर्ब तो आपने बोला था ना, बी की फॉर्म इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन यदि मेन वर्ब की तरह से काम कर दे तो उसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। उसमें कोई एक्शन नहीं होता, उसका यूज बस इसलिए किया जाता है किसी के बारे में कुछ बताने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल यही बातें हुई थी हमारी। आज कुछ और पढ़ने का समय आ गया है ना। अब मैं अपनी बातों से मुकर जाता हूं कि बी की फॉर्म में लिंकिंग वर्ब होती हैं, ये वाली वर्ब भी लिंकिंग वर्ब की तरह से काम कर सकती हैं। आओ जरा देखने समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं लिख दूं ही बिकेम सैड, ही बिकेम सैड, वो उदास हो गया। ही बिकेम सैड, ही बिकेम हैप्पी, तो इसमें क्या हो रहा है? क्या इसमें कोई एक्शन हो रहा है कि बस किसी के बारे में कुछ बताया जा रहा है? शी बिकेम सैड, शी बिकेम ओल्ड, वो बूढ़ी हो गई। हाँ के ना बच्चे, ये जो वर्ब है, ये जो वर्ब है, बिकम, गेट, ग्रो, टर्न, कीप, रिमेन, लुक, सीम, अपीयर, फील, ये सारी वाली भी। और ऐसा भी नहीं कि याद करनी बहुत मुश्किल है। देखो इधर देखो, लुक, सीम, अपीयर तीनों का मतलब है दिखाई पड़ना। लुक, सीम, अपीयर तीनों का मतलब है दिखाई पड़ना। ठीक है, फील, स्मेल, टेस्ट, फील, स्मेल, टेस्ट, वो जो 5 इंद्रियां नहीं होती हमारी, हमारी 5 जो सेंसेस होती हैं उन्हीं की तो बात हो रही है। लुक, सीम, अपीयर तीनों का मतलब दिखाई पड़ना। इधर से अगर बात करूं, फील करना, स्मेल करना, टेस्ट करना। साउंड का मतलब है, यहां पे साउंड का मतलब आवाज नहीं, साउंड का मतलब प्रतीत होना। शी साउंड्स कॉन्फिडेंट, वो कॉन्फिडेंट लग रही है। हाँ कि ना, शी साउंड सैड, वो सैड लग रही है। इसका भी मतलब अपीयर होने जैसा ही। अच्छा जी, बिकम, गेट, ग्रो, टर्न, कीप, रिमेन, ये कीप, रिमेन अगर आपको याद हो तो मैंने प्रोनाउन चैप्टर की जो लास्ट क्लास थी उसमें मैंने कहा था कीप और रिमेन भी लिंकिंग वर्ब होती हैं, आगे चल के आ जाएगा। अब ये कुछ ऐसी वर्ब हैं जो लिंकिंग वर्ब की तरह से काम कर देती हैं। ठीक है, पहली बात तो इनको देख के ही आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा, अरे यार शायद वो वाली वर्ब आ गई। और बाकी बाकी अपन अंडरस्टैंडिंग से समझेंगे ना।
बाकी अपन अंडरस्टैंडिंग से समझेंगे कि ये लिंकिंग वर्ब वाला काम कर भी रही है कि नहीं कर रही, चेक कर लेंगे अपन। सेंटेंस को देखेंगे, उसमें लिंकिंग वर्ब के क्या फीचर होते हैं। लिंकिंग वर्ब का फीचर होता है कि उसके अंदर कोई एक्शन ना हो रहा हो, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बस बताया जा रहा हो, यही है ना लिंकिंग वर्ब का काम। अगर हमें ऐसा करते हुए नजर आएंगे तो हम लिंकिंग वर्ब कहेंगे, वरना नहीं कहेंगे। हाँ कि ना? आओ जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखो जरा, अब इसमें एक चीज और भी ध्यान रखनी पड़ेगी आपको कि ऐसा नहीं कि इन वर्ब को रट लूं मैं, ये हमेशा लिंकिंग वर्ब होती हैं। ऐसा भी नहीं है कि इन वर्ब को मैं रट लूं ये हमेशा लिंकिंग वर्ब होती हैं। ये एक्शन वर्ब भी हो सकती है। कुछ याद है जैसे हैपनिंग वर्ब थी, हैपनिंग वर्ब नहीं थी, जैसे ब्रेक था, ब्रेक हैपनिंग वर्ब भी हो सकती है, एक्शन वर्ब भी हो सकती है। जब आपने लिखा था चेयर ब्रोक, कुर्सी टूट गई, गर्मी पड़ रही थी, पुरानी कुर्सी थी, टूट गई। और अगर रोहन कुर्सी तोड़ दे, रोहन ब्रोक द चेयर, तो एक्शन वर्ब हो जाती है। ऐसे ही जैसे उसके अंदर अपन ने लिखा था कि भैया कोई बंदा फिसल गया, अपने आप फिसल जाए, तो हैपनिंग वर्ब होगी। कोई और फिसला दे टांग अड़ा के, कुल्फी पिघल गई, कपड़े सूख गए। अगर मान लो कपड़े धूप में रखे सूख गए तो हैपनिंग वर्ब हो जाती है। लेकिन अगर मैं भैया उस पर प्रेस फेर के सुखा दूं, ड्रायर मार के सुखा दूं, तो फिर एक्शन वर्ब हो जाती। सेम बात यहां पर है, ये लिंकिंग वर्ब भी हो सकती है, एक्शन वर्ब भी हो सकती है। सर मुझे क्या सपने आएंगे? अरे सेंटेंस पढ़े खुद ये नाच नाच के बताएगा मैं लिंकिंग वर्ब हूं कि एक्शन वर्ब हूं। एक बार ये मैंने 6 सेंटेंसेस लिखे, इनमें जो वर्ब है एक जगह लिंकिंग वर्ब है, एक जगह एक्शन वर्ब, लिंकिंग वर्ब एक्शन वर्ब। एक बार अपने आप से पढ़ना, सोचो एक बार अपने आप, मेरे बिना पढ़ाए तुम खुद ही बता दोगे, बिना पढ़ाए तुम खुद ही बता दोगे कि कहां ये एक्शन वर्ब है, कहां ये लिंकिंग वर्ब है। करो ट्राई एक बार। हाँ जी, ये जो पहला सेंटेंस है इसका मतलब क्या है? जो पहला सेंटेंस है क्या मतलब होगा इसका? ही टर्न्ड एंग्री, ही टर्न्ड सैड, ही टर्न्ड हैप्पी। यहां पे टर्न का मतलब है हो जाना, यहां पे टर्न का मतलब है हो जाना। तो ही टर्न्ड एंग्री का मतलब है कि वो गुस्सा हो गया। और ऐसे जब लिखते हो ही टर्न्ड क्विकली टुवर्ड्स मी, यहां पे टर्न का मतलब क्या? यहां पे टर्न का मतलब है मुड़ना, वो जल्दी से मेरी साइड मुड़ गया। ही टर्न्ड एंग्री का मतलब है कि वो गुस्सा हो गया, और ही टर्न्ड ये नीचे वाले में टर्न का मतलब है मुड़ जाना। तो आपको देखते समझते ही पता चल रहा होगा कि भैया यहां पे ये लिंकिंग वर्ब है और यहां पर ये एक्शन वर्ब है। ऐसे अगर मैं लिखूं दिस केक टेस्ट्स बैड, ये जो केक है ये बुरा टेस्ट कर रहा है, ये जो केक है इसका टेस्ट बुरा है। केक के बारे में कुछ बताया, केक मीठा है, केक खट्टा है, केक बड़ा है, केक छोटा है, केक का टेस्ट बुरा है। हाँ कि ना? तो यहां पे ये क्या बता रहा है? किसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है, तो यहां ये लिंकिंग वर्ब हो गया। लेकिन रोहन केक को टेस्ट करे, रोहन ने केक को टेस्ट किया, तो यहां पे क्या हो गया? यहां एक्शन वर्ब हो गया। ऐसी ही गॉट ओल्ड, वो बूढ़ा हो गया। ही गॉट फैट, वो मोटा हो गया। ही गॉट वीक, वो कमजोर हो गया। किसी के बारे में कुछ बता रहे हो बस, तो यहां पे लिंकिंग वर्ब है। लेकिन ही गॉट द लेटर, उसने लेटर प्राप्त किया, इसमें क्या है? इसमें एक्शन वर्ब है। मेरी कुछ बात आ रही है समझ में? एक तो थोड़ा सा भी अगर आप बेसिक से चलोगे, थोड़ा सा अगर बेसिक को आधार मानोगे, लिंकिंग वर्ब क्या होती है? लिंकिंग वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जिसके अंदर कोई एक्शन ना हो, जिसमें बस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताने के लिए उस वर्ब को लिखा जाए। अगर आप उस बेस पे चलोगे उससे भी काम हो जाएगा, वरना मैं आपको एक छोटी सी मदद और दे देता हूं। आप एक काम करो, इन सारी वर्ब में आप बी की फॉर्म पुट करने की कोशिश करो। बी की फॉर्म क्या होती है? इज, एम, आर, वाज, वर, है ना? अब ही के साथ, केक के साथ, ही के सबके साथ इज आ सकता है। अब इज पुट करके देखो सब में, ही इज एंग्री, आप सब में इज पुट करके देखो, ही इज एंग्री। सही लग रहा है सेंटेंस? यानी यहां जो पुट होगी ना वो लिंकिंग वर्ब होगी, यानी यहां पे जो पुट होगी वो लिंकिंग वर्ब होगी, है ना? ही टर्न्ड एंग्री, ही इज एंग्री। आप यहां पे लिंकिंग वर्ब पुट कर पा रहे हो, यानी यहां पे लिंकिंग वर्ब की पोजीशन है ये। इसमें नहीं कर पाओगे। देखो ही इज क्विकली टुवर्ड्स मी, नहीं कर पाए ना, तो यानी यहां पे एक्शन वर्ब की रिक्वायरमेंट है। दिस केक इज बैड, ये केक बुरा है, ठीक है, यानी ये लिंकिंग वर्ब की पोजीशन है। रोहन इज केक, रोहन केक है, ये तो गलत हो गया सर। ही इज ओल्ड, वो बूढ़ा है, ये ठीक है, यानी ये लिंकिंग वर्ब की जगह है। और ही इज अ लेटर, वो एक लेटर है, ये तो गलत हो गया सर। मेरी बात आ रही है समझ में? तो बेसिकली हो क्या रहा है कि आपको मैं देखने के तरीके बता रहा हूं।
सिंपल सी बात समझिए, जैसे हमने पढ़ा इज एम आर वाज वर बी बीन, इज एम आर वाज वर बी बीन, ये सारी की सारी बी की फॉर्म लिंकिंग वर्ब की तरह से काम करती। ठीक है, हर रोज कुछ नया सीखेंगे ना। अगर एक ही क्लास में इंग्लिश खत्म हो रही होती तो कोर्स खत्म हो जाता। ये आगे क्लासेस किस लिए चल रही हैं? रोज कुछ नया पढ़ना पड़ेगा, है ना। काफी बच्चे कहेंगे सर आपने पहले तो बोला था लिंकिंग वर्ब बी की फॉर्म होती है। हाँ पहले बोला था, आज मैं मुकर गया। रोज कुछ नया पढ़ना पड़ेगा ना बच्चे। ऐसा तो है नहीं कि एक दिन जो पढ़ा दिया उससे आगे जीवन में कुछ पढ़ना ही नहीं है। उस दिन अगर मैं ये बात आपको बोलता पहली दूसरी क्लास में, जब मैंने फर्स्ट टाइम आपको नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बताने की बात करी थी, उसी दिन अगर ये बात बोलता तो क्या आप समझ जाते? उस दिन आप बहुत ज्यादा पजल हो जाते, इसलिए उस दिन नहीं बताई। आज मुझे लग रहा है कि आज आपका वो लेवल हो गया कि आप समझ पाओ, इसलिए आज मैं आपको बता रहा हूं। तो ये जो बिकम, गेट, ग्रो, टर्न, फील, स्मेल, टेस्ट, लुक, सीम, अपीयर, ये वाली जो वर्ब है ये भी लिंकिंग वर्ब बन सकती हैं। अब बस खास बात ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि आप इन वर्ब को रट लोगे तो आपका जीवन सुखद हो जाएगा, क्योंकि यही वर्ब एक्शन वर्ब भी हो सकती है, लिंकिंग वर्ब भी हो सकती हैं। सर मुझे क्या सपने आएंगे? अरे बिल्कुल आसान यार। पहली बात तो कॉमन सेंस का यूज कर, सेंटेंस पढ़, मीनिंग देख। मीनिंग देखते ही तुझे अपने आप पता चल जाएगा, है ना। वो उदास हो गया, वो गुस्सा हो गया, वो सैड हो गया, बस किसी के बारे में कुछ बता रहे हो, हाँ कि ना। ही बिकेम सैड, ही टर्न्ड एंग्री, ही इज सैड, इसमें बस इसके बारे में कुछ बताया जा रहा है कि भैया वो एंग्री स्टेट के अंदर है, किसी की कोई अवस्था बताना। ठीक, तो ये लिंकिंग वर्ब का काम है। लेकिन वो मुड़ा, ये एक्शन वर्ब है। ऐसे ही केक बुरा है, केक छोटा है, केक बड़ा है, केक का टेस्ट ऐसा है। केक सीम्स, द केक सीम्स ओल्ड, द केक सीम्स स्टेल, द केक अपीयर्स स्टेल, केक जो है वो पुराना लग रहा है, बासी लग रहा है। ऐसे ही द केक लुक्स बैड, केक बुरा लग रहा है, द केक लुक्स गुड, केक अच्छा लग रहा है। तो केक के बारे में कुछ बता रहे हो, हाँ कि ना। तो लुक, सीम, अपीयर ये सारे क्या हो जाएंगे? लिंकिंग वर्ब की तरह से काम करेंगे यहाँ पे। लेकिन अगर कोई रोहन ने किसी केक को टेस्ट कर लिया, ही लुक्ड एट रोशनी, उसने रोशनी की तरफ देखा, यहां ही एक्शन वर्ब हो जाएगी। इनका जब मतलब हो दिखाई पड़ना, किसी कोई चीज ऐसी दिख रही है, तब ये लिंकिंग वर्ब है। लेकिन अगर एक्शन हो जाए, समझने की कोशिश करना, ये वाले जो हैं ये एक्शन वर्ब भी हो सकते हैं। सेंटेंस पढ़ के ही पता चलेगा। दूसरा मैंने आपको हिंट क्या दिया, आप एक काम किया करो, आप यहां पे ना लिंकिंग वर्ब पुट करके देख लिया करो, उससे पता चल जाएगा कि भैया ये लिंकिंग वर्ब की पोजीशन है कि नहीं, या लिंकिंग वर्ब आनी है कि एक्शन वर्ब आनी है। जैसे ही आपने इज पुट करा, ही इज एंग्री, ये ठीक है, लेकिन ही इज क्विकली टुवर्ड्स मी, ये गलत हो गया। दिस केक इज बैड, ये ठीक है, लेकिन रोहन इज अ केक या रोहन इज द केक, ये तो गलत हो गया। ऐसी ही इज ओल्ड, ये ठीक है, लेकिन ही इज अ लेटर, ये गलत हो गया। तो इससे भी हमें पता चल जाता है कि यहां पे एक्शन वर्ब की रिक्वायरमेंट है कि लिंकिंग वर्ब की। और एक हिंट और दे देता हूं, लिंकिंग वर्ब जो होती है उसके बाद अकेला एडजेक्टिव आ सकता है, अगर आपको याद हो तो, है ना। अकेला एडजेक्टिव वैसे तो आता नहीं है, एडजेक्टिव के बाद तो नाउन लिखते हैं, लेकिन लिंकिंग वर्ब के बाद अकेला एडजेक्टिव लिख पाते हो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में। ही इज स्मार्ट, ही इज फैट, ही इज रिच, ही इज पुअर, ही इज टॉल। क्यों लिख पाते हो? क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट लिखे जाते हैं और कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के लिए आते हैं, और सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, यानी इस एडजेक्टिव को नाउन या प्रोनाउन मिल जाता है जिसको इसने क्वालिफाई करना है, इसलिए लिंकिंग वर्ब के बाद अकेला एडजेक्टिव लिख पाते हो, हाँ कि ना। तो ये भी एक हिंट है, जैसे यहाँ पे एंग्री अकेला एडजेक्टिव लिखा हुआ है, ओल्ड लिखा हुआ है, बैड लिखा हुआ है, जब ये अकेले एडजेक्टिव आ रहे हैं तो समझ जाओ कि यहाँ पे लिंकिंग वर्ब लगी हुई है। ये भी आपके लिए एक हिंट है, ठीक है। अब इस पे एरर कैसा बनता है, इस कॉन्सेप्ट को बेस मान के उसको एडजेक्टिव चैप्टर का एरर भी कह सकते हो, एडवर्ब चैप्टर का एरर भी कह सकते हो। आओ आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो जरा, अगर मैं कहूं ही वर्क्स हैप्पी स्लैश हैप्पीली, और ही सीम्स हैप्पी स्लैश हैप्पीली, आंसर तो जिसने कुछ ना पढ़ रखा वो भी बता देगा, आंसर तो जिसने कुछ नहीं पढ़ रखा वो भी बता देगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अब तो आपको इसका लॉजिक भी पता चल गया होगा कहां पे क्या लगा रहे हैं और क्यों लगा रहे हैं। जब आप लिखते हो ही वर्क्स, वर्क क्या एक्शन वर्ब है, वो काम करता है खुशी से, वो काम करता है खुशी से, तो ही सब्जेक्ट हो गया। ये वर्क्स कैसी वर्ब है, एक एक्शन वर्ब है, हाँ कि ना। एक्शन वर्ब के बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा कि एडवर्ब आएगा? एक्शन वर्ब के बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा कि एडवर्ब आएगा?
एडवर्ब आएगा। लेकिन ही सीम्स, वो दिख रहा है, वो प्रतीत हो रहा है, वो खुश दिख रहा है। अब इसमें तो कोई एक्शन हो नहीं रहा। यहां पे ये जो सीम्स आप देख पा रहे हो ये लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या एडवर्ब आएगा क्या? जब कोई एक्शन ही नहीं हो रहा तो एडवर्ब क्या करेगी? हाँ कि ना? इसलिए लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में क्या आ सकते हैं? एडजेक्टिव आ सकते हैं। ये एडजेक्टिव है जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम करेगा। यहां पर एडवर्ब लगेगी। मेरी बात आई समझ में? एक्शन वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब लगते हैं, और लिंकिंग वर्ब के बाद जब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखने होते हैं या तो वो नाउन हो सकते हैं या एडजेक्टिव हो सकते हैं। जनरली जो एरर बनाया जाता है वो एडवर्ब वर्सेस एडजेक्टिव का ही बनाया जा सकता है। आ रही है बात समझ में? आओ इसके बेस पर प्रीवियस ईयर के कुछ सवाल दिखाता हूं आपको, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर। हाँ जी, ये 3 सेंटेंसेस हैं, ये 3 सेंटेंसेस हैं। करके दिखाओ जरा मुझे जल्दी से। सोचो जरा, वही कॉन्सेप्ट है जो भी बताया है, एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब का, कि कहाँ एडजेक्टिव लगेगा कहाँ एडवर्ब लगेगा। इसके बेस पर सवाल पूछा मैंने आपसे। द वेडिंग गाउन लुक्ड डिसेंटली डिस्पाइट बीइंग स्टडीड विद ज्वेल्स। वो जो वेडिंग गाउन था ना, वो जो वेडिंग गाउन था वो डिसेंट लग रहा था हीरे जवाहरात से जड़े होने के बावजूद। ठीक है, अब बच्चे समझने की कोशिश करना फिर से। अब काफी बच्चे होते हैं ना, वो बात मानते नहीं है। अब मैंने आपको 2 ऑप्शन दिए थे, या तो मैं ऐसे पढ़ाऊं कि भैया जैसे मैंने एक टॉपिक पढ़ाया, अब उस पर प्रीवियस ईयर पे बेस सवाल साथ के साथ ही करा दूं। मेरा इसके पीछे पर्पज ये है कि आपका मोराल बूस्ट हो, आपको दिखे कि भैया मैंने एक टॉपिक पढ़ा। अब ऑब्वियस बात है, कॉन्सेप्ट पढ़ाते वक्त तो छोटे छोटे सेंटेंस लेने पड़ेंगे ना, ताकि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा पाऊं। फिर आपको कि सर इतने छोटे छोटे सेंटेंस करा रहे हो, पेपर में तो बड़े बड़े आते हैं, तो पेपर में ऐसे आते हैं। ठीक है, ठीक। मेरा इसके पीछे उद्देश्य ये साथ साथ कराने का, ताकि आपको एक अंदर से आपका मोराल बूस्ट हो कि मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा और उसके बेस पे सर ने प्रीवियस ईयर सवाल दिखाए और वो मेरे से हो पा रहे हैं, मैं उनको समझ पा रहा हूं। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे अब क्या करेंगे, सर ये डिस्पाइट बीइंग क्या है? डिस्पाइट बीइंग क्या है? अब ये बीइंग प्लस वी3 से पैसिव बना हुआ है। अब ये जिरंड के पैसिव आ गए। अब ये टॉपिक आपने पहले पढ़ ही नहीं रखा, तो कैसे कर पाओगे ये? इसको लेके अब तुम माथा पीटते रहो, ले तल ये क्या है, ले तल ये क्या है। फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, फिर मैं ये कराने छोड़ दूंगा। ये पहला ही बैच है जिसके अंदर ये सब कराने मैंने शुरू किए थे, अदरवाइज कराता नहीं था मैं पहले। और यही रीजन था ना कराने का, क्योंकि अभी आप समझ नहीं पाओगे बहुत सारी चीजें। तो इसलिए कह रहा हूं बच्चे कि जब आपको प्रीवियस ईयर सवाल दिखाए जाएं या प्रैक्टिस कराए, जब आप प्रैक्टिस करोगे तब हर सेंटेंस को ब्रेक मत करने लग जाना, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपने अभी नहीं पढ़ी हैं। तो अपने आप को 10-15 क्लास लगा के शेक्सपियर मत मानने लग जाना कि मैं तो अब सब कुछ करने लग जाऊंगा। अभी आपको सिर्फ फोकस करना है जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर। तो यहां पे आप देख पा रहे हो कि ये वेडिंग गाउन आपका सब्जेक्ट हो गया, हाँ कि ना? वेडिंग गाउन को अलग अलग मत कर देना, शादी के जोड़े की बात हो रही है ना। वेडिंग गाउन जो है वो कैसा दिख रहा था? डिसेंट लग रहा था। अब वेडिंग गाउन तो किसी को देखेगा नहीं, वेडिंग गाउन तो किसी को देखेगा नहीं, वेडिंग गाउन दिखेगा जब ये लुक सीम अपीयर का मतलब होता है दिखाई पड़ना, तब ये कैसी वर्ब हो जाती है? तब ये कैसी वर्ब हो जाती है? लिंकिंग वर्ब हो जाती है, हाँ कि ना? और लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आते हैं कि एडवर्ब आते हैं? लिंकिंग वर्ब के बाद तो एडजेक्टिव आते हैं। तो डिसेंटली गलत हो गया, यहां पे आपको डिसेंट लिखना पड़ेगा, जो कि एक एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम करेगा। क्लियर होगी इतनी बात? द रिसेंटली हाइक इन द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम, ये जो अभी हाल फिलहाल में बढ़ोतरी आई है पेट्रोलियम के दामों में, ये हाउस होल्ड बजट को बहुत बुरी तरह से हिट करेगी। अब यहां पे आप देख पा रहे हो ये हाइक, बढ़ोतरी, ये आपका सब्जेक्ट है, नाउन है। ये जो भी ताजा तरीन बढ़ोतरी आई है, हाँ कि ना? इन प्रीपोजिशन है, प्राइस इसका ऑब्जेक्ट है, और प्रीपोजिशन है पेट्रोलियम इसका ऑब्जेक्ट है। रिसेंट जो बढ़ोतरी आई है ये हिट करेगी हाउस होल्ड्स को, हाँ कि ना? अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, नाउन है। नाउन को क्वालिफाई करने के लिए क्या लगते हैं? एडजेक्टिव लगते हैं कि एडवर्ब लगते हैं? रिसेंटली तो एडवर्ब होता है। आई हैव विजिटेड मनाली रिसेंटली, हाँ कि ना?
रिसेंटली तो एडवर्ब होता है, मुझे एडजेक्टिव चाहिए नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, तो यहां पे रिसेंट लिखना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव लगेगा ना भाई, एडवर्ब थोड़ी लग जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक लेवल के सवाल हैं जो एडजेक्टिव चैप्टर पे बनते हैं। द फूड टेस्टेड डिलीशियसली एंड ऑल द गेस्ट्स एट द पार्टी एंजॉयड इट टू देयर फुल। वो जो फूड था वो डिलीशियस टेस्ट कर रहा था और जितने भी गेस्ट थे पार्टी में उन सबने उसको एंजॉय किया। एंजॉय के साथ रिफ्लेक्सिव आता है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट दिया हो तो नहीं आता है, याद आ गया। एंजॉय समथिंग टू योर फुल, ये एक फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है मैक्सिमम एंजॉय करना, यानी अपनी संतुष्टि तक एंजॉय करना। तो जितने भी गेस्ट थे उन्होंने उस खाने को अपने फुल तक एंजॉय किया, यानी पूरी सेटिस्फेक्शन ली। अब फूड तो कुछ टेस्ट करेगा नहीं, फूड का टेस्ट डिलीशियस है ये बताना है, हाँ कि ना? तो यानी टेस्ट यहां पर लिंकिंग वर्ब की तरह से काम कर रहा है, तो ये फूड आपका सब्जेक्ट हो गया, टेस्ट यहां पर क्या हो गया? लिंकिंग वर्ब हो गया। और यहां पे फिर क्या लिखोगे लिंकिंग वर्ब के बाद? एडवर्ब लिखोगे कि एडजेक्टिव लिखोगे? ऑब्वियस बात है कि सर एडजेक्टिव लिखेंगे, तो यहां पे डिलीशियस लिखना पड़ेगा। अब शायद वो कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा कि उसके बेस पर सवाल कैसे बनते हैं। ठीक है जी, तो ये कुछ वर्ब्स थी जो लिंकिंग वर्ब की तरह से भी काम कर देती हैं। कैसे पहचानते हैं बच्चे? मैं तो कहूंगा ये ज्यादा पचड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं, तुम सेंटेंस पढ़ते ही खुद ही जान जाओगे। लिंकिंग वर्ब लगा के देख लो, ये देखो अकेला एडजेक्टिव लग रहा है, ये अरे कुछ नहीं है भाई, तू पढ़। अगर तेरे बेसिक्स क्लियर है लिंकिंग वर्ब होती क्या है, अगर तेरे माइंड में क्रिस्टल क्लैरिटी से पता है ना तुझे लिंकिंग वर्ब क्या होती है। लिंकिंग वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जिसमें कोई एक्शन नहीं होता, बस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताने के लिए, कनेक्टर के रूप में लिंक करने के लिए उसका यूज लिया जाता है। अगर तेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तेरे को पढ़ते ही पता चल जाएगा कहां ये वर्ब लिंकिंग वर्ब की तरह से काम कर रही है और कहां एक्शन वर्ब की तरह से काम कर रही है। तुझे कुछ रटने की जरूरत नहीं, अगर तेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है तो, अगर तू पहली क्लास के पहले सेंटेंस से आ रहा है तो। चलो नेक्स्ट पर आइए। प्रॉपर एडजेक्टिव याद है, बेसिक्स में कराया था। हाँ जी, प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर नाउन से बने हुए एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कह देते हैं। जैसे फ्रांस किसी कंट्री का नाम है ना, प्रॉपर नाउन है, इससे मैं एडजेक्टिव बना लूं फ्रेंच आर्मी, फ्रेंच टैंक्स, हाँ जी, फ्रेंच टोस्ट, फ्रेंच किस। अगर मैं फ्रांस नाउन से एक एडजेक्टिव बना लूं, आगे नाउन लिख रहे हो ना, देखो एडजेक्टिव ही तो ले रहे हो, फ्रेंच आर्मी, फ्रेंच टैंक्स, फ्रेंच टोस्ट, फ्रेंच किस, फ्रेंच ऑमलेट, है कि ना? आगे नाउन है और उसको क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव बना रहे हो, तो ये एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है। ऐसी जर्मनी, जर्मन टैंक्स, जर्मन टेक्नोलॉजी, जर्मन बुक्स, जर्मन राइटर्स, स्पेनिश बुक्स, स्पेनिश राइटर्स, स्पेनिश फिलॉसफी, स्पेनिश आर्किटेक्चर, गांधीयन फिलॉसफी, गांधीयन आइडियोलॉजी, गांधीयन प्रिंसिपल्स। महात्मा गांधी पर्सन का नाम है, उससे एक एडजेक्टिव बनाया गांधीयन। कार्ल मार्क्स पर्सन का नाम है, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, मार्क्सिस्ट इकोनॉमी, मार्क्सिस्ट फिलॉसफी। कुछ बात आई समझ में? अच्छा जी, ये वाली बातें क्यों बता रहे हो सर, इस पे एरर कैसे आता है, अभी समझाता हूं आपको, अभी बताता हूं। देखो तीसरी चीज और समझ लो, कई बार क्या होता है ना, जब हमें पूरी की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करना होता है, तब हम क्या करते हैं, तब इस स्ट्रक्चर का यूज कर लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया द रिच। अब यहां पे द रिच पीपल लिखने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ही अमीर लोग। द रिच आर लाइक दिस, द रिच ऑफन ऑप्रेस द पुअर। जो अमीर लोग होते हैं अक्सर गरीबों का शोषण करते हैं, हाँ के ना? द पुअर लीड अ वेरी मिजरेबल लाइफ। अब यहां पे द पुअर पीपल लिखने की जरूरत नहीं है, द पुअर का मतलब ही हो गया सब गरीब लोग। तो बहुत बार क्या होता है, जब हमें किसी पर्टिकुलर पर्सन की नहीं, उस क्लास के सब लोगों की बात करनी होती है, तब हम बस द प्लस एडजेक्टिव लगा के छोड़ देते हैं और वो अपने आप में कॉमन प्लूरल नाउन बना देता है। कॉमन नाउन क्यों? क्योंकि सबकी बात कर रहा है। प्लूरल नाउन क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा की बात कर रहा है। तो ये अपने आप में इसने कॉमन प्लूरल नाउन बना दिया। मेरी कुछ बात आ रही है समझ में? ध्यान रखिएगा, ये वाली बात में आगे नाउन नहीं लिख रहा हूं मैं, मतलब इस केस में आगे नाउन मत लिखिएगा, क्योंकि अगर आगे आपने नाउन लिख दिया ना, फिर ये नाउन नहीं बनेगा, फिर बस ये आर्टिकल और एडजेक्टिव बन जाएगा। और अच्छे से समझ में आएगा। अभी देखो कई बार क्या होता है ना, जैसे टॉपिक शुरू होता है कुछ बच्चे ना ओले ओले तल तमद में नहीं आ रहा, अले तल तमद में नहीं आ रहा, थोड़ा सा वेट किया करो। जैसे अभी हेडिंग डली है,
है ना। अब ये बातें बताई हैं, अब ये खाली स्लाइड ले रखी है, इस पे मैं कुछ लिखूंगा जिससे और क्लैरिटी आएगी। फिर ये सेंटेंसेस हैं, इनको सॉल्व करेंगे, फिर और क्लैरिटी आएगी। तो पेशेंस आपको रखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसी टॉपिक की हेडिंग डली है और ऐसे आपके ऊपर छींटे डले और आपको समझ में आ जाएगा। समय देना पड़ेगा। एक कोई छोटा टॉपिक है, 15-20 मिनट तो दोगे, 15-20 मिनट बाद चेक करना आपको समझ में आया कि नहीं आया। आओ देखो, एरर कैसे बनता है इस पे ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक वर्ड है, मान लीजिए फ्रेंच। इसको 3 तरीके से मान लो मैं यूज में ले रहा हूं। ठीक है, हो सकता है मैं फ्रेंच लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, हो सकता है मैं फ्रेंच लैंग्वेज की बात कर रहा हूं। मान लो मैं लिख दूं आई टीच फ्रेंच, मैं फ्रेंच पढ़ाता हूं। आई टीच फ्रेंच, शी इज ट्राइंग टू लर्न फ्रेंच, वो फ्रेंच सीखना चाहती है, वो कोशिश कर रही है फ्रेंच सीखने की। तो एक तो फ्रेंच हो सकता है कि वो लैंग्वेज के रूप में यूज में लिया जा रहा हो, एक तो फ्रेंच हो सकता है कि वो लैंग्वेज के नाम के रूप में यूज में लिया जा रहा हो। तब ये क्या है, तब ये एक प्रॉपर नाउन है कि ना। जब आप फ्रेंच को लैंग्वेज के रूप में यूज में ले रहे हो, लैंग्वेज के नाम के रूप में यूज में ले रहे हो, तब ये क्या है, तब ये प्रॉपर नाउन है। हाँ कि ना, किसी पर्टिकुलर चीज का नाम। हाँ कि ना। और ऐसे अगर यूज में ले लूं, फ्रेंच आर्मी, फ्रेंच टैंक्स, फ्रेंच टोस्ट्स, फ्रेंच ऑमलेट, अगर ऐसे यूज में ले लूं भाई, तो ऐसे केस में आपको पता चल गया कि ये प्रॉपर एडजेक्टिव बन गया। जो प्रॉपर नाउन से डिराइव करके बनाए जाते हैं उन्हीं को तो प्रॉपर एडजेक्टिव कहा करते थे। अगर ऐसे कर दूंगा तब क्या हो जाएगा, ऐसे कर दूं तो क्या हो जाएगा, द फ्रेंच लिख दूं, मान लो मैं द फ्रेंच लिख दूं, तो क्या हो जाएगा जी, फ्रेंच लोग। तो फ्रेंच पीपल लिखने की जरूरत नहीं है, द फ्रेंच का मतलब ये फ्रेंच लोग। आ रही है बात समझ में क्या कहना चाहता हूं। जैसे जैसे द रिच माने अमीर लोग, द पुअर माने गरीब लोग, द ब्लाइंड माने अंधे लोग, द वीक माने कमजोर लोग, द ब्रेव माने बलवान लोग। इस स्ट्रक्चर में जनरली आपको क्वालिटेटिव एडजेक्टिव नजर आएंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव भी आ सकते हैं, ज्यादातर क्वालिटेटिव होंगे, प्रॉपर भी आ सकते हैं। ठीक है, यहां पे मैं क्वालिटेटिव स्लैश प्रॉपर लिख देता हूं, ठीक, चेंज कर दूंगा इसको मैं, बस जनरली क्वालिटेटिव या प्रॉपर में से आपको नजर आएंगे। तो द फ्रेंच का मतलब क्या होगा, यहां पे द फ्रेंच का मतलब हो गया सब फ्रेंच लोग। अब एरर कैसे बनेगा, बात करनी है सब फ्रेंच लोगों की, लिख देगा अकेला फ्रेंच, द फ्रेंच ना लिखेगा। बात करनी है लैंग्वेज की, लिख देगा द फ्रेंच। अब ये लैंग्वेज है, प्रॉपर नाउन है, तो द आर्टिकल नहीं आएगा ना इसके साथ। आ रही है मेरी कुछ बात समझ में। चाहिए था ये लगा दिया, ये चाहिए था ये लगा दिया, ये ऐसे करके इस पे एरर क्रिएट होंगे। तीनों जगह यहां भी फ्रेंच लिखा है, यहां भी फ्रेंच लिखा है, यहां भी फ्रेंच लिखा है, लेकिन तीनों में रोल अलग अलग है। यहां ये प्रॉपर नाउन है, यहां ये प्रॉपर एडजेक्टिव है, और यहां ये दोनों मिलकर कॉमन प्लूरल नाउन बना रहे। द प्लस एडजेक्टिव ने मिलकर, द प्लस एडजेक्टिव ने मिलकर यहां पर क्या बना दिया, यहां पर इसने कॉमन प्लूरल नाउन बना दिया। तीनों का मीनिंग अलग है, तीनों का स्ट्रक्चर अलग है। तो आपको देखना है सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार कि कौन सा चाहिए और उसके अनुसार लगाना है। आओ एरर देखते हैं। ये कुछ सेंटेंसेस हैं, एक बार आप अपने आप ट्राई करो, फिर मैं कराता हूं। हो जाएंगे आपसे, आपसे होंगे, बस हिम्मत मत हारना। अपने आप से एक बार ट्राई करो, देखो क्या मीनिंग देना है, क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, द फ्रेंच इज द मदर टंग ऑफ फ्रेंच। क्या कहना था यहां पे, जैसे जैसे अगर मैं कहूं, जैसे अगर मैं कहूं कि हिंदी जो है वो मातृभाषा है हिंदुओं की, हाँ के ना। तो यहां पे कहना था, ये था कि फ्रेंच भाषा जो है, फ्रेंच भाषा जो है वो मदर टंग है, मातृभाषा है फ्रेंच लोगों की। यही कहना था, यही तो कहना था कि फ्रेंच जो है, फ्रेंच भाषा, फ्रेंच लैंग्वेज मदर टंग है फ्रेंच लोगों की। अब इस साइड पे तो चाहिए थी भाषा, यहां तुमने लोग डाल दिए, द फ्रेंच का मतलब तो फ्रेंच लोग हो गए।
और यहाँ पे चाहिए थे फ्रेंच लोग, यहाँ तुमने भाषा कर दी। इस सेंटेंस का तो मतलब हो गया कि फ्रेंच लोग जो हैं वो मातृभाषा है फ्रेंच लैंग्वेज की। क्या लिखना था और क्या लिख लिया, हाँ कि ना। तो इसका सेंटेंस का मीनिंग ये करने के लिए कि फ्रेंच भाषा मातृभाषा है फ्रेंच लोगों की, हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से द हटाना पड़ेगा। ये जो द फ्रेंच था इसको काट के हमें फ्रेंच करना पड़ेगा ताकि ये प्रॉपर नाउन बने, लैंग्वेज का नाम बने, हाँ कि ना। और इस साइड पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आगे तो ब्रेक कर लोगे ना यार तुम, अरे इसमें आगे तो ब्रेक कर लोगे ना कि ये लिंकिंग वर्ब और मदर और टंग को अलग अलग मत कर देना कि माँ और जीभ अलग अलग, मातृभाषा पूरा एक ही रखना है, इसको कंपाउंड नाउन है ये नाउन है जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम कर रहा है, ऑफ प्रीपोजिशन है। अब यहाँ पे फ्रेंच मातृभाषा है फ्रेंच लोगों की, यहाँ फ्रेंच लोग चाहिए थे, अकेला फ्रेंच लिख देगा तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, लैंग्वेज का नाम हो जाएगा। तो यहाँ पे द फ्रेंच करना था, तो इसको उड़ा के क्या करना पड़ेगा, द फ्रेंच करना पड़ेगा। सर यहाँ पे फ्रेंच पीपल लिख सकते हैं, हाँ बच्चे लिख सकते हो, लेकिन जब उसका मतलब ही होता है द फ्रेंच का मतलब फ्रेंच पीपल होता है तो ये छोटा है ना, कंसाइज है ना, छोटा है कंसाइज है, तो इसको लिख लो। दूसरी बात, जब कोई एरर आपसे पूछा जाता है तो समझो ना सामने वाला आपकी एक पर्टिकुलर नॉलेज को टेस्ट करना चाहता है कि क्या तुझे पता है कि द फ्रेंच का मतलब क्या होता है ना। आप उसको वो जवाब ना देके कह रहे हो द फ्रेंच पीपल लिख लेते हैं, सर गलत नहीं है फ्रेंच पीपल, लेकिन ये छोटा है कंसाइज है, और हमें ये भी समझना पड़ेगा ना कि सामने वाले ने सवाल क्यों बनाया, वो हमसे क्या जानकारी लेना चाह रहा था। आ रही बात समझ में। ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है, कॉमन प्लूरल नाउन है जी। ये जो द फ्रेंच आपने लिखा ये एक कॉमन प्लूरल नाउन बना रहा है। क्लियर होगी इतनी बात। पौंडीचेरी पर शासन किया गया फ्रेंच लोगों के द्वारा इंडिपेंडेंस के बाद में। पौंडीचेरी पर जैसे पूरा देश अपना 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया, लेकिन पौंडीचेरी बाद थोड़ा लेट आजाद हुआ। पौंडीचेरी पर शासन किया गया फ्रेंच लोगों के द्वारा इंडिपेंडेंस के बाद भी, ये सेंटेंस का मतलब है। पौंडीचेरी सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, रूल्ड मेन वर्ब है, पैसिव में लिखा हुआ है, हाँ कि ना। आफ्टर प्रीपोजिशन है, इंडिपेंडेंस इसका ऑब्जेक्ट है। ये इवन अभी पढ़ाऊंगा, देखो यहाँ पे स्लाइड है। ये जो इवन एग्जैक्टली ये सब क्या काम करते हैं ये अभी आएगा, ठीक है, तो पेशेंस रखना, चिंगाड़े मत मारने लग जाना, तलीवन क्या है अभी पढ़ाऊंगा। ये एडवर्ब है, ठीक है, अभी पढ़ाऊंगा कि एडवर्ब जो है प्रीपोजिशन के लिए भी आ सकते हैं, एडवर्ब कंजंक्शन के लिए भी आ सकते हैं, अभी पढ़ाऊंगा, पेशेंस रखना। अभी वापस टॉपिक पे कंसंट्रेट करो। पौंडीचेरी पर शासन किया गया, फ्रेंच लैंग्वेज शासन करेगी कि फ्रेंच लोग शासन करेंगे, क्या कहना था यहां पर। पौंडीचेरी पर शासन किया गया फ्रांसीसियों के द्वारा, फ्रेंच लोगों के द्वारा इंडिपेंडेंस के बाद, यही कहना है। अरे लैंग्वेज ने शासन किया कि लोगों ने शासन किया, ऑब्वियसली लोगों ने शासन किया, तो यहां पर ये बाय प्रीपोजिशन बनेगी। और मुझे यहां पर फ्रेंच लोग चाहिए थे, तो फिर यहां पर क्या करना पड़ेगा, मुझे द फ्रेंच लिखना पड़ेगा। बोलो जी, समझ में आ गया। मिस्टर वर्मा जो है वो फ्रेंच सीखने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 6 महीने से। मिस्टर वर्मा फ्रेंच सीखने की कोशिश कर रहे हैं, मिस्टर वर्मा सब्जेक्ट है, हैज बीन लर्निंग, टेंस चैप्टर में पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। इसमें ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। सर दो हेल्पिंग वर्ब साथ में बिल्कुल आ सकती हैं बच्चे, बिल्कुल आ सकती हैं, 3 भी आ सकती हैं, लेकिन मैक्सिमम 3 ही आ सकती हैं, ठीक है। यू शुड हैव बीन लर्निंग, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक। तो मैक्सिमम 3 हेल्पिंग वर्ब आ सकती हैं। जब हम 10th चैप्टर पढ़ेंगे तब जानेंगे हैज क्यों लगाया, बीन क्यों लगाया, ये आगे की बातें। अभी के लिए आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा। इस पूरे को वर्ब तो लिख सकता हूं, मिस्टर वर्मा फ्रेंच सीखने की कोशिश कर रहे हैं 6 महीने से, इस पूरे को वर्ब लिख सकता हूं, इतना समझ में आता है। चलो कोई बात, इतना ही मान के छोड़ दो अभी तुम, ये आगे आ जाएगा। तो मिस्टर वर्मा फ्रेंच सीखने की कोशिश कर रहे हैं 6 महीने से। फॉर प्रीपोजिशन है, ये मंथ्स इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये 6 क्या है, न्यूमरल की सब टाइप कार्डिनल है, हाँ क्या ना, न्यूमरल की सब टाइप कार्डिनल है, हाँ जी। ये लास्ट क्या काम कर रहा है, लास्ट एडजेक्टिव भी हो सकता है, लास्ट एडवर्ब भी हो सकता है। अगर मैं कहूं दिस इज माई लास्ट क्लास, तो लास्ट क्या हो गया, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव हो गया।
ऐसे ही अगर मैं कहूं यू केम लास्ट, तुम लास्ट में आए, यू केम लास्ट, तो लास्ट ने क्या क्वालिफाई किया, वर्ब को क्वालिफाई करा, तो ये एडवर्ब हो गया। मेरी कुछ बात आ रही है समझ में? ये जो शब्द होता है ना लास्ट, ये एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है। यहां पे सोचना जरा एक बार, ये क्या काम कर रहा है? हाँ जी, मिस्टर वर्मा फ्रेंच सीखने की कोशिश, फ्रेंच सीख रहे हैं पिछले 6 महीने से। ये लास्ट ने मंथ्स को क्वालिफाई किया कि सिक्स को? अगर ये मंथ्स को क्वालिफाई करता तो मंथ ना आ जाता, लास्ट मंथ। ये क्वालिफाई करा इसको पिछले 6 महीने, सिक्स ने क्वालिफाई किया इसको और लास्ट ने क्वालिफाई किया इसको। ये लास्ट क्वालिफाई कर रहा है इसको, यानी यहां पर ये एडवर्ब की तरह से काम कर रहा है। ये जो लास्ट है ये यहां पर एडवर्ब की तरह से काम कर रहा है। ये जो बात मैंने अभी आपको बताई ना अभी, ये आधार है इस एरर का। आगे चल के आपके पास एक एरर आएगा ये वाला, इस एरर का आधार है, उसके पीछे का लॉजिक है ये वाली बात जो मैंने अभी जस्ट आपको बताई। ठीक है जी, यही चीज बच्चे मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो चीजें ना अभी समझाते वक्त आपको ये बता दिया, ये पैसिव है, ये चीजें काम आती हैं चीजों को कॉन्सेप्चुअली समझने के लिए, रूल्स के पीछे का लॉजिक जानने के लिए। जो बोला था ना जब बैच शुरू हुआ था कि 95% रूल्स के आपको लॉजिक मिल जाएंगे, उनको ग्रामर के बेस पे, मीनिंग के बेस पे, कॉन्टेक्स्ट के बेस पे, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कुछ चीज रटनी पड़ रही है। मैक्सिमम 5% रटना पड़ेगा आपको, 95% आपको लॉजिकली अंडरस्टैंडिंग से समझ में आ रहा होगा। आओ समझते हैं वापस, फिर से टॉपिक पे आते हैं। मिस्टर वर्मा फ्रेंच सीख रहे हैं पिछले 6 महीने से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे फ्रेंच लोगों को सीख रहे हैं, द फ्रेंच का तो मतलब फ्रेंच लोग हो गया भैया। फ्रेंच लोगों को सीख रहे हैं कि फ्रेंच भाषा को सीख रहे हैं? फ्रेंच भाषा सीख रहे हैं ये कहेंगे, तो इसका मतलब भैया इसको आपको उड़ाना पड़ेगा और यहां पर फ्रेंच आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? इस टाइप के एरर आते हैं भाई, जहां फ्रेंच भाषा चाहिए वहां फ्रेंच भाषा लिख यार, जहां फ्रेंच लोग चाहिए वहां फ्रेंच लिख, फ्रेंच लोग लिख, ऐसे क्यों खिचड़ी बना रहे हो हैं? इसी टाइप के एरर आते हैं इसमें। चलो जी, अब ये वाले 2 सेंटेंसेस हैं, एक बार इनको और करके दिखाओ जरा जल्दी से, करो ट्राई। हाँ जी, द पुअर हु लिव बिलो पॉवर्टी लाइन इज ऑफन निग्लेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, क्या कहना है? गरीब लोग जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं उन्हें अक्सर निग्लेक्ट किया जाता है सरकार के द्वारा, ये कहना है। हाँ जी, अब आप देख पा रहे हो यहां पे आपने ये द पुअर लिखा, अभी अपन ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि द पुअर का मतलब ही होता है सब गरीब लोग। द पुअर पीपल लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो द प्लस क्वालिटेटिव एडजेक्टिव आपने बनाया, ये अपने आप में ही इसका मतलब ही है सब गरीब लोग, हाँ कि ना? तो यहां पे ये सब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है, ये आपका कॉमन प्लूरल नाउन है, ये आपका एक कॉमन प्लूरल नाउन बना रहा है ये। क्लियर होगी इतनी बात? कॉमन क्यों? क्योंकि किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा, सबकी बात कर रहा, सब गरीबों की बात कर रहा है। प्लूरल क्योंकि एक से ज्यादा की बात कर रहा है। वो गरीब लोग जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, ये पूरा का पूरा इतना, ये पूरा का पूरा इतना, ये क्या है जी? एडजेक्टिव क्लॉज है, पढ़ चुके हैं प्रोनाउन चैप्टर के अंदर। ठीक है, ये तो अब हमारे लिए मजाक जैसा है। ये सब्जेक्ट लिखा, बीच में एडजेक्टिव क्लॉज लिखा, आगे वर्ब लिखी, ये स्ट्रक्चर तो हमने 50 बार देख लिया। इसमें क्या है? ये सब्जेक्ट है, ये प्रोनाउन प्लस में कंजंक्शन की तरह से काम करता है, हमें बहुत बढ़िया से पता है। लिव वर्ब हो गया, बिलो प्रीपोजिशन हो गया, पॉवर्टी लाइन को अलग अलग मत तोड़िएगा, गरीबी रेखा पूरा का पूरा एक ही कंपाउंड नाउन है। आ रही बात समझ में? सर लिव वर्ब का ऑब्जेक्ट कहां? इंट्रांजिटिव है यार,
आई लिव इन न्यूयॉर्क, मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ, इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो गरीब लोग जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, ये एडजेक्टिव हो गया। अब उस सब्जेक्ट को यहाँ पे वर्ब देनी है, उस सब्जेक्ट को यहाँ पे वर्ब देनी है। कैसा नाउन है वो, सिंगुलर नाउन है कि प्लूरल नाउन है? ये जो द पुअर आपको नजर आ रहा है, सिंगुलर नाउन है कि प्लूरल नाउन है? हाँ जी, प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन है तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे इज ऑफन निग्लेक्टेड नहीं, यहाँ पर आपको आर ऑफन निग्लेक्टेड करना पड़ेगा। हाँ कि ना? ये ऑफन क्या बनेगा आपका? एडवर्ब बन जाएगा। ये निग्लेक्टेड क्या बन जाएगी आपकी? मेन वर्ब बन जाएगी। बोलो जी, कुछ मेरी बात आई समझ में? और ये क्या है? पैसे में लिखा हुआ है, उन्हें निगलेक्ट किया जाता है। गरीब लोग किसी को निगलेक्ट नहीं करे, इन्हें निगलेक्ट किया जाता है। तो पैसे में लिखा हुआ है ये। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन होता है? जो रिसीवर होता है, जिस पर काम किया जाता है। ये देखो बाय प्लस डूअर भी लिखा हुआ, बाय द गवर्नमेंट। हाँ कि ना? ये पैसिव में लिखा गया है। ये गरीब लोग जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, उन्हें निगलेक्ट किया जाता है। ठीक है? एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात तो फॉलो होगी ना। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। यहां मेरा सब्जेक्ट प्लूरल था तो वर्ब प्लूरल लगेगी, बात खत्म हो गई। द पुअर मैन हु कुड नॉट रिपे द लोन वॉज अरेस्टेड। वो गरीब आदमी जो लोन रिपे नहीं कर पाया था, उसे अरेस्ट कर लिया गया। इस बार बताओ, स्ट्रक्चर इस बार भी वैसा ही है। ये हु कुड नॉट रिपे द लोन, ये एडजेक्टिवल क्लॉज की तरह से काम कर रहा है। इस बार बताओ वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी, प्लूरल आएगी? इस बार वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी, प्लूरल आएगी? इसलिए मैं कहता हूं चीजों को ना थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली पढ़ा करो। द पुअर अगर अकेला लिखा होता तब इसका मतलब सब गरीब लोग होता ना। क्या इसका मतलब सब गरीब लोग है कि किसी पर्टिकुलर एक आदमी की बात हो रही है? फिलहाल ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब सब गरीब लोग है कि किसी पर्टिकुलर एक गरीब आदमी की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर की बात हो रही है। तो इस बार वो काम मत कर देना, द पुअर से प्लूरल बना दो कहीं तुम। इस बार चुपचाप ये पुराने वाले अपनी जो पुरानी इनकी हैसियत थी उस पर लौट आएंगे। ये द आर्टिकल बन जाएगा चुपचाप, ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव बन गया, ये मैन नाउन सब्जेक्ट बन गया, और ये हु से लेकर यहां तक का इतना पोर्शन, ये पूरा का पूरा क्या बन गया? ये एडजेक्टिव क्लॉज बन गया। आ रही बात समझ में? जिसमें ये सब्जेक्ट है, प्रोनाउन प्लस में कंजंक्शन है, ये हेल्पिंग वर्ब बन गया, ये एडवर्ब बन गया, ये मेन वर्ब बन गया, और ये ऑब्जेक्ट बन गया। हाँ कि ना? अब इस सब्जेक्ट की वर्ब देनी है ना, ये वाली। ये जो वर्ब है ये उस सब्जेक्ट की है, और मैन नाउन सिंगुलर है, इसलिए वर्ब सिंगुलर ही आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी पैसिव में लिखा हुआ है। बाय पुलिस लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अरेस्ट करने काम पुलिस ही करती। ठीक है? ऐसे ही आई वॉज टॉट इंग्लिश, बाय अ टीचर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर टीचर ही लिखना चाहते हो, बाय राजेश लिखना चाहो तो लिखना पड़ेगा। जब अंडरस्टूड होता है कि बाय टीचर बाय पुलिस, तो उनको अवॉइड कर देते हैं। ठीक है? इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश बोली जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। बाय पीपल लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोग ही बोलते हैं इंग्लिश, है ना। जिराफ हाथी घोड़े नहीं बोलेंगे। तो जब अंडरस्टूड होता है ना कौन करता है वो काम, तो लिखने की जरूरत नहीं होती। जैसे बाय पुलिस, बाय पीपल, ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये पैसिव में लिखी गई वर्ब है। ठीक है जी? और ये आपका नो एरर। तो क्या समझ में आया हमें ये वाले टॉपिक से? प्रॉपर एडजेक्टिव में कैसे एरर आते हैं? पहले तो इस टाइप के एरर आते हैं। ये वाली जो कंफ्यूजन थी कि ये जो शब्द है फ्रेंच, ये जो शब्द है जर्मन, ये जो शब्द है गांधीयन, ये 3 तरीके से काम कर पाएगा। गांधीयन तो खैर 3 तरीके से नहीं काम कर पाएगा, क्योंकि लैंग्वेज नहीं है वो, है ना। फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, ये जो वर्ड्स हैं ये 3 तरीके से काम में लिए जा सकते हैं। ये लैंग्वेज का नाम होकर प्रॉपर नाउन भी हो सकते हैं, ये प्रॉपर एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, और द के साथ लग के कॉमन प्लूरल नाउन भी बना सकते हैं। हाँ कि ना? तो उसके बेस पे अपन ने 3 सवाल देखे कि मीनिंग का गेम है। फ्रेंच भाषा मदर टंग है फ्रेंच लोगों की, वहाँ भाषा चाहिए था, यहाँ लोग चाहिए थे। तो वहाँ भाषा चाहिए तो अकेला फ्रेंच लिख, लोग चाहिए तो द फ्रेंच लिख। पौंडीचेरी पर शासन किया गया फ्रेंच लोगों के द्वारा, इंडिपेंडेंस के बाद भी फ्रेंच लोग चाहिए थे तो द फ्रेंच लिख। मिस्टर वर्मा फ्रेंच सीख रहे हैं पिछले 6 महीने से, भाषा चाहिए तो अकेला फ्रेंच लिख। दूसरी बात क्या देखी हमने? इसके बेस पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी सवाल बनता है। कैसे? कि भैया द पुअर लिखा हुआ, ये कॉमन प्लूरल नाउन बनाता तो वर्ब प्लूरल आएगी। लेकिन ध्यान रखना, अगर द पुअर के बाद तो कोई पर्टिकुलर नाउन लिख दे तो फिर ये नहीं बनेगा कॉमन प्लूरल नाउन, इसके हिसाब से वर्ब चलेगी।
सिंगुलर लिखोगे तो सिंगुलर, प्लूरल लिखोगे तो प्लूरल। द पुअर बॉय लिखोगे तो वर्ब सिंगुलर, द पुअर बॉयज लिख दोगे तो वर्ब प्लूरल हो जाएगी। आ रही बात समझ में? अगर इसके बाद आपने नाउन लिख दिया द रिच मैन, द रिच गर्ल, द पुअर बॉय, द वीक मैन, अगर आपने नाउन लिख दिया तो फिर ये कॉमन प्लूरल नाउन नहीं बनाते, फिर ये अपना नॉर्मल आर्टिकल और एडजेक्टिव हो जाते हैं, और ये मतलब जो आगे लिखा गया नाउन है वो बनेगा आपका सब्जेक्ट। क्लियर होगी इतनी बात? नेक्स्ट पर आ जाइए। अब ये छोटी सी बात जो मैंने कहा था कि आगे पढ़ाऊंगा, जब हमने बेसिक्स पढ़े थे तब हमने पढ़ा था कि ये जो एडवर्ब होता है ये किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, या किसी भी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, यही पढ़ा था। आज कुछ और पढ़ने समझने का समय आ चुका है। एक बार ये तीनों सेंटेंसेस को देखना जरा, एक बार ये तीनों सेंटेंसेस को देखो और सोचने समझने की कोशिश करो कि ये जो जस्ट है, ये जो एग्जैक्टली है, ये जो फॉर्चुनेटली है, ये क्या काम कर रहा है, किसको क्वालिफाई कर रहा है? अपने आप से सोचने की कोशिश करो, फिर मैं कराता हूं। हाँ जी। उन्होंने राजेश को हिट किया, उन्होंने राजेश को हिट किया ठीक उसके घुटने के नीचे। उन्होंने राजेश को हिट किया ठीक उसके घुटने के नीचे। उन्होंने राजेश को हिट किया ठीक उसके घुटने के नीचे। अब यहां पे जरा समझने की कोशिश करना, दे हिट राजेश, दे हिट राजेश, उन्होंने राजेश को हिट किया, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं। बिलो हिज नी, उसके घुटने के नीचे, ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश करो, इतना पार्ट तो देखो सबने कर लिया होगा। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये प्रीपोजिशन हो गया, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, हाँ कि नहीं? इतने पोर्शन में तो किसी को दिक्कत नहीं। ये जस्ट क्या कर रहा है देखो एक बार, उन्होंने राजेश को हिट किया ठीक उसके घुटने के नीचे। ये जस्ट ने बिलो को क्वालिफाई किया, हाँ कि ना? ये जस्ट ने बिलो को क्वालिफाई किया, यस और नो, हाँ कि ना? तो ये वाला जो जस्ट है ये प्रीपोजिशन को क्वालिफाई कर रहा है। ध्यान रखिएगा, जो प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करे वो काम भी एडवर्ब करता है। एडवर्ब के हमने जब बेसिक पढ़ा था तो बिल्कुल पपलू पपलू से काम पढ़े थे। वर्ब को क्वालिफाई करना, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना, किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करना। आज कुछ और पढ़ने का समय आ गया है कि जो प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करे वो भी एडवर्ब है। ऐसे ही वॉज हिट बाय अ बाइक, ये पैसिव में लिखा हुआ है, सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये बाय प्रीपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। उसको एक बाइक के द्वारा टक्कर मार दी गई जब उसने उसकी फोन उठाई, उसने उसकी कॉल उठाई, ठीक है। ध्यान था नहीं रोड के ऊपर, गर्लफ्रेंड का फोन उठा लिया, उसे उसे एक बाइक ने टक्कर मार दी जब उसने कॉल उठाई, ठीक है। एक बाइक आई उसको टक्कर मार दी, कब? जब उसने उस लड़की की कॉल उठाई। अब ये व्हेन कंजंक्शन है, एग्जैक्टली व्हेन, ठीक उसी समय, एग्जैक्टली व्हेन, ठीक उसी समय। तो एग्जैक्टली ने व्हेन को क्वालिफाई करा, हाँ के ना? ये एग्जैक्टली ने व्हेन को क्वालिफाई करा, हाँ के ना? तो ये क्या हो गया भैया? एडवर्ब हो गया। जो प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करे, कंजंक्शन को क्वालिफाई करे, इवन पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करे। अगर मैं बात करूं, खुशकिस्मती से, खुशकिस्मती से वो प्रेजेंट नहीं था, खुशकिस्मती से वो प्रेजेंट नहीं था, खुशकिस्मती से वो प्रेजेंट नहीं था उस समय, खुशकिस्मती से वो वहां प्रेजेंट नहीं था, खुशकिस्मती से वो वहां प्रेजेंट नहीं था। किस समय पर? एक्सीडेंट के समय पर। खुशकिस्मती से वो प्रेजेंट नहीं था एक्सीडेंट के समय, खुशकिस्मती से वो प्रेजेंट नहीं था वहां एक्सीडेंट के समय। तो ये खुशकिस्मती से किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये फॉर्चुनेटली किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये पूरी बात को, कोई एक वर्ड को थोड़ी क्वालिफाई कर रहा है। ये सेंटेंस के शुरू में आके ऐसे कॉमा लगा हो, पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहे हो, इनको बोलते हैं सेंटेंस एडवर्ब।
ऐसी एडवर्ब जो पूरे के पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करती है, इनको बोलते हैं सेंटेंस एडवर्ब। फिर बता रहा हूं बच्चे, इस टॉपिक का मुझे बताओ, क्या एडजेक्टिव से कोई लेना देना है? नहीं है ना। लेकिन जैसे जैसे मुझे सेंटेंसेस में जिस चीज की जरूरत पड़ती चलेगी, पढ़ती क्या चलेगी, मैं जानबूझ के पढ़वाता हूं। जानबूझ के एक ऐसा वर्ड लिखता हूं जिसके बेस पे मुझे 4 बातें और बतानी हो, बता देता हूं मैं। ये चीजें कहीं ना कहीं आपको आगे काम आएंगी। तो ऐसा मत समझिएगा अभी 3-4 चैप्टर तक बेसिक बीच में घुसता ही रहेगा, रोज कुछ ना कुछ आप नई बात सीख रहे होगे। ठीक है, ये सेंटेंस को तोड़ना अलग अलग। अब ये बार बार आज आप देख रहे होगे कि पैसिव का कुछ ज्यादा यूज हो रहा है, आज आप देख रहे होगे कि पैसिव का कुछ ज्यादा ही यूज हो रहा है ना। ये तो पैसिव नहीं है, खैर पीछे आपने देखा होगा कि जानबूझ के ना पैसिव कुछ ज्यादा ही घुसाया जा रहा है, ये ताकि आप पैसिव के स्ट्रक्चर से भी थोड़ा सा कंफर्टेबल हो। पीछे जितने सेंटेंसेस है सब में ज्यादातर एक्टिव थे, है ना। अच्छा, पैसिव कैसे पहचानते हैं? अच्छा, पैसिव में सब्जेक्ट वो होता है जो रिसीवर होता है। ये जानबूझ के सेंटेंसेस ऐसे लिए गए हैं जिससे आपके ग्रामर का बेस बिल्ड होता हुआ चले। जानबूझ के ऐसे वर्ड बीच में घुसाए जाते हैं जिनको बाद में एक्सप्लेन किया जाता है ताकि आगे आपको वो काम आए। क्लियर हो रही है इतनी बात? तो क्या बोला बच्चे मैंने आपको? मैंने ये कहा कि भैया जब हमने बेसिक्स पढ़े थे तब हमने एडवर्ब का एक काम पढ़ा था। क्या काम पढ़ा था एडवर्ब का? कि एडवर्ब किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, किसी एडवर्ब को क्वालिफाई करता है ना। ये उसके बेसिक काम है, 90% वो वही काम करता है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ काम करता है जो मैंने आपको यहां से समझाने की कोशिश करी। उन्होंने राजेश को हिट किया ठीक उसके घुटने के नीचे, उसको एक बाइक ने टक्कर मार दी ठीक उसी समय जब उसने कॉल उठाया। फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती से वो वहां नहीं था जब एक्सीडेंट हुआ। या तो यहां पे जो प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करे, जो कंजंक्शन क्वालिफाई करे, जो पूरे के पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करे, उसको भी एडवर्ब कहते हैं। आइए जरा अगले एरर पे चलते हैं। ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के एरर है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के एरर हैं ये। ठीक है, क्वांटिटी बताने वाले, लिटल फ्यू क्वांटिटी को बताते हैं, है ना। सम, एनी, ये लिटल फ्यू ये सब क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के अंदर में आते हैं। ठीक, हेडिंग क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव नहीं लिखी है मैंने, लेकिन समझना है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के ही एरर्स है। क्लियर है इतनी बात? आओ जरा, इतनी बात तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को बताने की जरूरत है कि लिटल अनकाउंटेबल के लिए आता है और फ्यू काउंटेबल के लिए आता है। इतनी बात तो मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को बताने की जरूरत है कि लिटल अनकाउंटेबल के लिए आता है और फ्यू काउंटेबल के लिए आता है। लिटल वाटर, लिटल मिल्क, हाँ के ना। लेकिन क्या फ्यू वाटर कह पाओगे? फ्यू मिल्क कह पाओगे? ऐसे ही आप यहां पर कह पाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कर दिया फ्यू बुक्स, फ्यू बुक्स, क्या लिटल बुक्स कर पाओगे? मेरी बात आ रही है समझ में? तो काउंटेबल के लिए लगता है फ्यू और अनकाउंटेबल के लिए लगता है लिटल। इतनी बात तो सबको समझ में आ रही होगी। अच्छा जी, फिर इनमें क्या फर्क है? इनमें क्या फर्क है? लिटल, अ लिटल, द लिटल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इनमें क्या फर्क होता है आपस में? हाँ जी, काफी बच्चे इसके अंदर जब मैं पूछता हूं तो मुझे लॉजिक ये देते हैं, सर लिटल मतलब थोड़ा, अ लिटल मतलब उससे थोड़ा सा ज्यादा, द लिटल उससे थोड़ा ज्यादा होता होगा, है ऐसे वाले लॉजिक देते हैं। फिर मैं उनसे पूछता हूं लिटल कितना होता है? 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम, कितना होता है? समझने की कोशिश करिएगा बच्चे। लिटल और फ्यू का इतना डिफरेंस तो आपको समझ में आया कि ये अनकाउंटेबल के लिए और ये काउंटेबल के लिए आता है। इतनी बात आपको क्लियर है? अब इनमें आपस में क्या डिफरेंस है? फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू में, लिटल, अ लिटल, द लिटल में। आओ आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, समझना। ये जो लिटल है क्या है? फ्यू है। ये नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। नेगेटिव मीनिंग से मतलब क्या भी बताता हूं। और ये जो अ लिटल है क्या है? अ फ्यू है। ये पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करता है। और ये जो द लिटल और द फ्यू है, इनका मतलब होता है पूरी क्वांटिटी से। थोड़ी मोटी जितनी भी है वो सारी की सारी, थोड़ी मोटी जितनी भी है वो सारी की सारी, होल क्वांटिटी। अब समझाता हूं बात क्या है, समझने की कोशिश करिएगा एक एग्जांपल से। ठीक है, एक्चुअली इनमें क्वांटिटी का कोई लेना देना है ही नहीं, क्वांटिटी का कोई लेना देना है ही नहीं। आप सोचो कि वहां पे लिखा होगा 50 ग्राम, 100 ग्राम। आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, जैसे मान लो नॉर्थ इंडिया के अंदर चावल कम खाया जाता है, यहाँ रोटी का ज्यादा चलन है। चावल कभी हफ्ते में कोई एक बार चावल बन गए सो बन गए। ठीक,
तो मैक्सिमम हमारे घरों में नॉर्थ इंडिया में कितने चावल होंगे? 2 किलो 3 किलो रहते होंगे, 5 किलो रख लेगा कोई ज्यादा से ज्यादा, है कि ना? तो अगर किसी घर में 3 किलो या कह लो आधा किलो चावल बचे हैं, किसी घर में नॉर्थ इंडिया में भी आधा किलो चावल बचे हैं, तो वो क्या कहेगा? वो क्या कहेगा? लिटिल राइस इज लेफ्ट, ना के बराबर चावल बचा है, ना के बराबर चावल बचा है। उसके लिए ना के बराबर की डेफिनेशन है आधा किलो चावल, ठीक है। और यहीं अगर मान लो किसी साउथ इंडियन घर में चले जाएं, बिहार झारखंड बंगाल साइड चले जाएं, जहां रोज रात को चावल खाया जाता है, वहां पे हो सकता है कि वहां की जो महिला हैं, वहां की जो माता जी हैं, वो जब 10 किलो चावल बचाओ तभी कह देंगी ना के बराबर चावल बचा है। ना के बराबर चावल बचा है, 2 दिन ही नहीं चलेगा ये तो। और हो सकता है कोई राइस मिल है, वहां पे पैकिंग होती है राइस की, वहां तो अगर सारा जहां कट्टों में भरा जाता है उसको अगर झाड़ू मारे तो 50 किलो चावल इकट्ठा हो जाएगा, हाँ कि ना? वहां पे अगर मतलब पैकिंग करने के लिए 500 किलो चावल बचा है, वो कहेगा ना के बराबर चावल बचा है। तो ये तो बोलने वाले पे डिपेंडेंट है ना। किसी के लिए 500 किलो भी ना के बराबर हो सकता है, किसी के लिए 10 किलो ना के बराबर हो सकता है, किसी के लिए आधा किलो ना के बराबर हो सकता है। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि ऐसे मत सोचिएगा कि कोई डेफिनेशन है इसकी कि 5 किलो ना के बराबर होगा, ये इतना पॉजिटिव होगा, ऐसा नहीं। बोलने वाले पर डिपेंडेंट है। सेंटेंस पढ़ के आपको सोचना है कि मैं इसको किस कैटेगरी के अंदर डाल लूं। मेरी बात आई समझ में? क्या बोला मैंने? देखो, अगर आपको मीनिंग देना हो ना के बराबर वाला, तब आप ये लगाओगे। अगर आपको कहना है थोड़ा पॉजिटिव में, तो आप ये लगाओगे। अगर आपको कहना है थोड़ा मोटा जितना भी था, तो फिर आप ये लगाओ। एग्जाम्पल से समझाता हूं, ठीक है। मान लो ऑफलाइन क्लास चल रही है, तुम सारे अभी ऑफलाइन में बैठे हो, ठीक। मेरे पास एक पानी की बोतल है जिससे मैं पानी पीता हूं। बाय चांस क्या हुआ, आज लाइट वाइट की कुछ दिक्कत थी या कोई और वाटर कूलर खराब हो गया, नीचे जहां से आप लोग पानी पीते हो वहां पे पानी है नहीं, ठीक है जी। तो एक लड़का है, वो कह रहा है सर गला सूख रहा है सर, थोड़ा पानी दे दो। अब मैंने बोतल देखी, ठीक है, मान लेते हैं कि ये पानी की बोतल है, ठीक है। ये वैसे तो चश्मा साफ करने के लिए, लेकिन मान लो चलो ये पानी की बोतल है, ठीक। अब इसमें पानी इतना है, पानी इतना है। मैंने देखा, मैंने कहा यार देर इज लिटिल वाटर लेफ्ट इन माई बॉटल, ना के बराबर ही पानी बचा है मेरी बोतल में, सो आई वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू, मैं तेरी मदद नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद एक लड़की आई, ठीक है। आते ही क्या बोल रही है, सर टू मच हॉट, यू नो, आई एम रियली थर्स्टी सर, प्लीज गिव मी सम वाटर। अब क्या किया जाए? है, यहां में पिघल गया पानी, उतना ही, पानी उतना ही है जितना पहले था, पानी उतना ही है। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूं? अब मैं कह रहा हूं यस देर इज अ लिटिल वाटर लेफ्ट इन माई बोतल, थोड़ा पानी बचा है मेरी बोतल में, यू कैन हैव इट, पी लो तुम। आ रही मेरी बात समझ? तो बेसिकली बोलने वाला उस क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करना चाहता है उस पर डिपेंडेंट है। अगर आप ना के बराबर कहना चाहो तो इन शब्दों का यूज करोगे, अनकाउंटेबल के लिए और काउंटेबल के लिए। और अगर थोड़ा है इस सेंस में कहना चाहो, क्वांटिटी से मतलब नहीं है, क्वांटिटी सेम हो सकती है, अगर बोलने वाले पे डिपेंडेंट है कि वो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना चाहता है, तो फिर ये लगाओगे, अनकाउंटेबल के लिए, काउंटेबल के लिए। अब सिचुएशन नंबर 3, अब थोड़ा मोटा जो पानी था बेसिकली वो पी गई। अब तीसरी लड़की कोई और आ गई, वो कह रही है सर पानी। मैं कह रहा हूं द लिटिल वाटर आई हैड, या द लिटिल वाटर दैट वाज लेफ्ट इन दिस बॉटल was given to मिस शालिनी, है कि ना? जो थोड़ा मोटा पानी इसके अंदर था, वो शालिनी को दे दिया गया। आ रही है बात समझ में? जब ऐसे कहना हो थोड़ा मोटा जितना था उस क्वांटिटी को रेफर करना हो, जनरली इसके अंदर ना ऐसे दैट लगा के कोई एडजेक्टिवल क्लॉज वगैरह आगे आपको दिखेंगे, तो द फ्यू द लिटिल। सेम बात काउंटेबल के लिए भी लगा सकते हो। किसी ने मुझसे बुक मांगी, मैं को मेरे पास ना के बराबर किताबें हैं, आई हैव फ्यू बुक्स। थोड़ी किताबें हैं, आई हैव अ फ्यू बुक्स। जो थोड़ी मोटी थी वो तो मैंने मोहन को दे दी, द फ्यू बुक्स दैट आई हैड, जो थोड़ी मोटी मेरे पास थी वो मैंने मोहन को दे दी, वर गिवन टू मोहन। आ रही है बात समझ में? लिटल, अ लिटल, द लिटल का डिफरेंस हुआ क्लियर? और अच्छे से समझ में आएगा। इन सेंटेंसेस को करेंगे फिर और अच्छे से समझ में आएगा। इस पे प्रीवियस ईयर सवाल करेंगे, टेंशन मत लो, करके दिखाओ जरा एक बार इसको।
हाँ जी, करें इनको। अमन फील्स लोनली एज ही हैज अ फ्यू फ्रेंड्स इन जयपुर। अमन लोनली फील करता है, अमन लोनली फील करता है क्योंकि उसके फ्यू फ्रेंड्स हैं जयपुर में। क्या कहना है यहाँ पर, पॉजिटिव बात कहनी कि नेगेटिव बात कहनी? ये कहना है उसके कुछ फ्रेंड्स हैं जयपुर में, थोड़े हैं, उसके कुछ फ्रेंड्स हैं कि उसके ना के बराबर फ्रेंड्स हैं। क्या लिखा हुआ आगे? अमन लोनली फील करता है। क्या इस बात को पढ़ के आपको हिंट नहीं मिल रहा क्या कि यहाँ पे नेगेटिव बात करनी है? अमन लोनली फील करता है क्योंकि उसके ना के बराबर दोस्त है, ऐसे ही तो बोलना है। जब ना के बराबर वाला मीनिंग देना होगा तो क्या लगाओगे? क्यों लगाओगे? हाँ कि ना? ऐसे इस पे आ जाओ। दे स्टोल अ लिटिल मनी दैट ही हैड सेव्ड फॉर हिज डॉटर्स मैरिज। याद आ रहा है ये वाला सेंटेंस? हाँ जी। उन्होंने वो थोड़े मोटे पैसे जितने भी थे, वो थोड़े मोटे जितने भी थे, वो सारे के सारे चुरा लिए जो उसने अपनी डॉटर की शादी के लिए जोड़े थे। अब ये दैट क्लॉज लिखा हुआ है तो समझ में आ रहा है कि भैया इस मनी नाउन को स्पेसिफिक किया जा रहा है, जो थोड़ा मोटा जितना भी था। तो ये आपके लिए हिंट हो गया कि भैया क्या द लिटिल मनी लिखना पड़ेगा। हाँ जी। आई डोंट नीड मोर बुक्स। मुझे और किताबों की जरूरत नहीं है, मुझे और किताबों की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा भाई पहले ही मुझे कुछ किताबें दे चुका है। क्योंकि मेरा भाई पहले ही मुझे कुछ किताबें दे चुका है, और किताबों की जरूरत नहीं है। तो क्या कहोगे अब आगे, क्या लिखोगे? मेरा भाई मुझे ना के बराबर किताबें दे चुका है, स्पेशली लिखा हुआ, और की जरूरत नहीं है। और की जरूरत नहीं यानी पॉजिटिव में रिप्रेजेंट करना है कि मेरे भाई ने पहले मुझे कुछ किताबें दे रखी हैं। तो यहां पे अ फ्यू वंस लिखना पड़ेगा। अब कुछ बच्चे इसके अंदर सोचेंगे सर यहाँ पे द फ्यू नहीं आ सकता। बच्चे द फ्यू तब आता जब यहाँ पे आगे को क्लॉज लिखा होता। माई ब्रदर हैज ऑलरेडी गिवन मी द फ्यू बुक्स दैट ही यूज्ड ड्यूरिंग हिज प्रिपरेशन, दैट ही स्टडीड ड्यूरिंग हिज प्रिपरेशन। अगर आगे दैट लगा के यहाँ पे क्लॉज लिखा होता, अगर यहां पर दैट लगा के आगे क्लॉज लिखा होता तो फिर उस केस में यहां पर द फ्यू आता। अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है तो फिर अ फ्यू लिखेंगे। ये जो पहला सेंटेंस है एक बार इसको ब्रेक भी करके दिखाओ। ये दो आपसे ब्रेक हो जाएंगे, इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है। ये वाले को भी ब्रेक करके दिखाना एक बार। ये वंस का मतलब बुक्स है भाई, और ये गिव डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, एक काम करो तुम सारे ही ब्रेक कर दो जल्दी से, एक काम करो सारे ही ब्रेक कर दो जरा जल्दी से। आज तो इतना ही टॉपिक हो पाएगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर सवाल भी कराने हैं इन पे बेस्ड। ये फील यहां पर लिंकिंग वर्ब है, ये बात पकड़ पाए क्या? ये फील यहां पर लिंकिंग वर्ब है, ये बात पकड़ पाए? अमन लोनली फील करता है, अमन सैड फील करता है, हैप्पी फील करता है। ये लोनली एडजेक्टिव है। एल वाई वाले जनरली एडवर्ब होते हैं, एल वाई वाले जनरली एडवर्ब होते हैं, स्वीटली, नाइसली, ब्रेवली। लेकिन कुछ एल वाई वाले एडजेक्टिव भी होते हैं, जैसे कॉस्टली बैग, महंगा बैग, है ना। एल वाई वाले जनरली एडवर्ब होते हैं, लेकिन कोई पत्थर की लकीर नहीं है। कुछ एल वाई वाले एडजेक्टिव भी होते हैं, लोनली बॉय, लोनली गर्ल, एडजेक्टिव। क्लियर हो गया? ये वेरी एडवर्ब हो गया। एक तो बात आपको ये सिखानी थी, हैज कंजंक्शन है। दूसरी बात आप यहाँ पे ये सीख रहे होगे कि हैज यहाँ पर मेन वर्ब है। हैज लिंकिंग वर्ब कह दूं क्या? हैज मेन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब कह दूं क्या? ही और उसके फ्रेंड्स एक ही हैं क्या? खुद ही अपना दोस्त है वो, है? समझ जाओ बच्चे, इसमें लिंकिंग वर्ब मत कह देना। ठीक है, हैव की फॉर्म जब मेन वर्ब की तरह से काम करे तो वो लिंकिंग वर्ब नहीं होती। ये पढ़ाई हुई बात है आपको। ये वाला सेंटेंस तो करा रखा आपको ब्रेक। आई डोंट नीड मोर बुक्स। आई सब्जेक्ट है, डू हेल्पिंग वर्ब है, नॉट जो इसमें आ रहा है वो एडवर्ब है। ये मेन वर्ब हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, मोर इसके लिए एडजेक्टिव हो गया, एज आपका कंजंक्शन हो गया, ब्रदर सब्जेक्ट हो गया, माई पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, एज हेल्पिंग वर्ब है, ऑलरेडी एडवर्ब है, गिवन मेन वर्ब है। लेकिन गिव डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है, दो दो ऑब्जेक्ट रख सकती है, जिसमें ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, और ये बुक्स को रेफर करने वाला वंस ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, और ये वाला आपका एडजेक्टिव की तरह से काम करेगा। बोलो, समझ में आया? हाँ जी। तो ये जो फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, लिटल, अ लिटल, द लिटल, इनका गेम है मीनिंग पे बेस्ड। सेंटेंस को पढ़ना है, देखना है क्या मीनिंग देना है और उसके अनुसार लगाना है। आओ इस पे प्रीवियस ईयर सवाल करते हैं, आओ इस पे प्रीवियस ईयर सवाल करते हैं। शुरू हो जाओ गोली की रफ्तार से।
बच्चे, जैसे अभी ये बच्चा है प्रतीक, ठीक है, ये बच्चा है प्रतीक। मैंने क्या ये बात कम बार बोली है कि मतलब अब भी कोई कसर रह गई? 10-15 बार तो बोल दी होगी कि बच्चे, जब आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करोगे तो पहली बार में 30% ही होंगे आपसे, डीमोरलाइज नहीं होना है। कम से कम शायद 10 बार तो उस चैप्टर के दौरान बोली होगी, कम से कम 7-8 बार प्रैक्टिस वाली क्लास के अंदर बोली होगी। फिर भी सर मुझसे उस चैप्टर के क्वेश्चन नहीं हुए, सर मैं बहुत मायूस हो गया हूँ, और फिर डिमांड भी करा, भाई ये मेरा फ़ोन नंबर है, मुझसे बात करो, मैं मायूस हो गया हूँ, ये नीचे नंबर लिखा है, इस पर मुझसे बात करो। ठीक है राजा जी, ऐसे मायूस होना है तो बच्चे फिर होता रहे, क्या इलाज है? इतना बताने के बाद, इतना समझाने के बाद, और खुद कह रहा है, खुद को इसको अपनी कमी पता है, सर मैं सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं निकाल पा रहा हूं। तो पहले ग्रामर छोड़ के मीनिंग पे काम कर, अपना रीडिंग कर। बता तो दिया, 5वीं 6ठी की स्टोरी बुक्स लेके आ, रद्दी की दुकान पर जा, 5वीं 6ठी की स्टोरी बुक्स लेके आ, 2 महीने वो पढ़। मेरे पास कोई कैप्सूल थोड़ी है भाई कि इधर से मैं कैप्सूल फेंक के मारूंगा और तेरे को अंग्रेजी आ जाएगी। एफर्ट तो तुझे डालने पड़ेंगे। अब तेरे को सेंटेंस का मीनिंग ही निकालना नहीं आता तो पहले 2 महीने तो उस पर काम कर। हाँ जी, यू शुड नो, तुम्हें तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि जो अंधे लोग होते हैं बड़ी डिफिकल्ट लाइफ जीते हैं। ये अभी पढ़ा था अपन ने, द प्लस एडजेक्टिव, द ब्लाइंड पीपल लिखने की जरूरत नहीं है, द ब्लाइंड का मतलब ही अंधे लोग। तो इसने क्या बना दिया, इसने बना दिया कॉमन प्लूरल नाउन, आके ना, इसने बना दिया कॉमन प्लूरल नाउन। तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। नाउन में ऐसे यस लगने से नाउन प्लूरल होता है, टेबल टेबल्स, चेयर चेयर्स। लेकिन वर्ब की पहली फॉर्म में जब ऐसे यस लगाते हो तो वो सिंगुलर हो जाती है। मुझे प्लूरल वाली चाहिए तो यहां पे लीड लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? यू मस्ट मेक अ चॉइस इमीडिएटली बिकॉज देर इज फ्यू टाइम लेफ्ट। तुम्हें जल्दी से कोई चॉइस लेनी पड़ेगी, तुम्हें, यू मस्ट मेक अ चॉइस, तुम्हें जल्दी से कोई चीज, कोई चुनाव करना पड़ेगा क्योंकि ना के बराबर समय बचा है। अब टाइम कैसा नाउन है, काउंटेबल की अनकाउंटेबल? टाइम कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल की काउंटेबल? पे अनकाउंटेबल की तरह से ट्रीट हो रहा है। तो यहां पे फ्यू टाइम लेफ्ट लिखोगे कि लिटिल टाइम लेफ्ट लिखोगे? हाँ जी, टाइम का टाइम्स हो सकता है, टाइम का टाइम्स हो सकता है जब अपन ऐसे कहते हैं ना, इन दोज टाइम्स, ऐसे वाले में, तब उसका प्लूरल करते हैं। यहां पे ऐसे वाले मीनिंग में नहीं, ये अनकाउंटेबल की तरह से ट्रीट हो रहा है यहां पे। नेक्स्ट पर आइए, लिटिल सपोर्ट, लिटिल सपोर्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स वुड हैव प्लेस्ड यू ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड फॉर श्योर। लिटिल सपोर्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स वुड हैव प्लेस्ड यू ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड फॉर श्योर। क्या कहना है यहां पे, ना के बराबर सपोर्ट, ना के बराबर सपोर्ट तेरे पेरेंट्स से तुझे दुनिया के टॉप पे पहुंचा देती। ये कहना है कि थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाती है ना अगर तुझे तेरे पेरेंट्स से, थोड़ी सी भी सपोर्ट मिल जाती तुझे तेरे पेरेंट्स से, पॉजिटिव में बात करनी कि नेगेटिव में बात करनी, पॉजिटिव में बात करनी कि नेगेटिव में बात करनी। तो ना, जैसे कोई टैलेंटेड बच्चा है ना, जैसे कई घरों में आज भी भेदभाव किया जाता है, लड़के पे पूरा पैसा खर्चा करेंगे, अच्छे से अच्छे कॉलेज में भेजेंगे, चाहे 60% के लायक ना हो, ढीठ बालक हो एकदम। लड़की 90-90% ला रही है, फिर भी उसको जब अच्छे कॉलेज की बारी आएगी तो नहीं, घर के पास वाले में ही पढ़ ले। तो कोई उसको कह रहा है कि थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाती है ना तुझे घर वालों से, थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाती तुझे तेरे पेरेंट्स से, तो टॉप पे पहुंच जाता, तो जाती तू वर्ल्ड के। तो यहाँ पे पॉजिटिव में बात करनी मुझे, अ लिटल सपोर्ट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, अ लिटल सपोर्ट। इन पे आओ जरा। हाँ जी, ही वॉज नॉट एबल टू गिव मैनी टाइम टू हिज रिसर्च। वो सक्षम नहीं था, वो सक्षम नहीं था ज्यादा समय देने में, वो सक्षम नहीं था ज्यादा समय देने में उसकी रिसर्च को। ही वॉजेंट एबल टू गिव, ही वॉजेंट एबल टू गिव मैनी टाइम टू हिज रिसर्च। अब फिर से वही बात, ये टाइम तो अनकाउंटेबल है, हाँ कि ना, इसके साथ मच आएगा कि मैनी आएगा?
जैसे लिटिल फ्यू का पढ़ा है ऐसे मच मैनी का भी एरर आता है। मैनी काउंटेबल के साथ लगता है, मच अनकाउंटेबल के साथ लगता है। मच मच वर्क की मैनी वर्क, हाँ जी, मच वर्क की मैनी वर्क, मच वर्क, हाँ कि ना। तो यहाँ पे टाइम अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ मैनी नहीं, आपको क्या लगाना पड़ेगा, मच लगाना पड़ेगा। या इनफ भी लगा सकते हो, इनफ टाइम भी लगा सकते हो। ही वॉजंट एबल टू गिव इनफ टाइम, सफिशिएंट टाइम, मच टाइम, आ तो काफी सारे सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि मैनी मच का एरर आता है, वो मुझसे मच ही सुनना चाहता तो मैंने मच लिख दिया। क्या यहाँ पे इनफ गलत है सर? नहीं, इनफ टाइम लिख लो, सफिशिएंट टाइम लिख लो, चलेंगे वो भी। दीपक सेड दैट, दीपक ने कहा कि वो पैक करेगा थोड़ी मोटी वो चीजें जो उसके पास हैं। दीपक ने कहा कि वो पैक करेगा थोड़ी मोटी चीजें जो उसके पास हैं वो, और हॉस्टल रूम खाली कर देगा नेक्स्ट दिन। दीपक ने कहा कि वो पैक करेगा थोड़ी मोटी चीजें जितनी भी उसके पास है, दैट ही हैड। ये दैट ही हैड वाले क्लॉज से पता चल रहा है कि यहाँ पे स्पेसिफिक करना है। स्पेसिफिक करना है तो फिर क्या लगाना पड़ेगा, द फ्यू थिंग्स लगाना पड़ेगा। जो थोड़ी मोटी चीजें उसके पास हैं वो सारी की सारी पैक करेगा और हॉस्टल से निकल जाएगा। आ रही है बात समझ में? फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू कब लगाना है, कुछ क्लैरिटी आई? एक सेंटेंस और है, इसको भी देख लो। थैंक यू बच्चे, ये जो तारीफ कर रहे हैं सर बहुत अच्छा पढ़ाते हो। मैं तो ठीक ही पढ़ाता हूँ बच्चे, बस पढ़ने वाले होने चाहिए। हालांकि हालांकि 100 में से 99 मुझे पढ़ने वाले ही मिलते हैं। या तो वैसे शुरुआत में तो कम होते हैं, 100 में से 90 या कह लो 80 होते हैं। अब जो बाकी 20 होते हैं, 100 में से 80 तो पहले ही डेडिकेटेड वाले ही आते हैं मेरे बैच में। बाकी जो 20 आ जाते हैं, उसमें से क्या होता है, उसमें से जो मैंने ऑब्जर्व करा है, 17-18 को समझ में आ जाता है ये कैसा आदमी है, वो पढ़ने वाले बन जाते हैं। और 2% जो होते हैं वो मेरा बैच छोड़ देते हैं। ठीक है, कि ये आदमी ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा डांट मारता है। थोड़ी सी क्लास बच्चे डिसिप्लिन मैनर में चलानी पड़ती। अगर मैं ऐसे हर कमेंट का रिप्लाई देने लग जाऊंगा तो क्लास की खिचड़ी बन जाएगी, है ना। कोई कुछ कह रहा है, ये क्या होगा, वो क्या होगा, स्ट्रक्चर है, एक फ्लो है, उसी में चीजें पढ़ी जाती हैं। ऐसे करने लगेंगे तो खिचड़ी बन जाएगी। बच्चों की तो देखो डिमांड ही खत्म नहीं होती। मैंने कहा 5वीं 6वीं की स्टोरी बुक्स पढ़ा करो, जिसको रीडिंग करनी है। एक भाई क्या कह रहा है, सर स्टोरी बुक की पीडीएफ बैच में डलवाओ। और कुछ राजा जी, तेरा पेपर भी दे आऊं मैं, तू घर से ना निकल जाइयो। है, रद्दी वाली किताब पे जा यार, 5वीं 6वीं रद्दी वाली दुकान पर जा, 5वीं 6वीं की स्टोरी बुक ले आ, 10 रुपए के हिसाब से 20 रुपए के हिसाब से दे देगा वो तुझे। पुरानी किताबें 40% रेट पे तेरे बाजार में कहीं मिलती होंगी। और नहीं, गूगल पे ही लिख दे यार, और नहीं चैट जीपीटी पे ही लिख दे, इजी स्टोरीज, इजी स्टोरीज विद देयर हिंदी मीनिंग, चैट जीपीटी पे ही लिख दे। ठीक है, चैट जीपीटी पे नॉर्मल लिख दे तू कि इंटरेस्टिंग स्टोरीज ऑफ 5th 6th स्टैंडर्ड विद देयर हिंदी मीनिंग। ऊपर इंग्लिश आ जाएगी, नीचे हिंदी आ जाएगी, उनको पढ़ ले। 2 महीने लगातार ये काम कर, और उसमें चैट जीपीटी पे तो साथ में और भी लिख दे, ऑल्सो मार्क डिफिकल्ट वर्ड्स, ऑल्सो प्रोवाइड वोकेबलरी मीनिंग्स, ऐसे भी लिख ले। सारा ही काम वो तुझे करके दे देगा। चैट जीपीटी वैसे रद्दी चीज है, मैं सही बताऊं, उससे और कुछ मत सीखने लग जाना। और मेरी बात पे यकीन नहीं है तो तुम डाल के देख लेना उस पर क्वेश्चन, तुम्हें पता चल जाएगा क्या करता है चैट जीपीटी। ठीक है, मैथ्स के ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व कराओ, पागल हो जाता है। इंग्लिश में पैराजंबल सॉल्व करा दो उससे, कुछ तुम वो कुछ आंसर देगा, तुम कहोगे नहीं दिस इज करेक्ट, फिर कहेगा यस यू आर राइट, उसको करेक्ट बता देगा। फिर तो प्रीवियस ईयर एसएससी का सवाल दो उसको, 10-3 गलत बताएगा, उसके लायक नहीं बना अभी वो, लेकिन हाँ ये काम कर देगा तुम्हारा। सिंपली उस पर टाइप करो, गूगल क्रोम पे, अपने फोन के क्रोम पे टाइप करो चैट जीपीटी। ठीक है, किसी भी जीमेल आईडी से लॉग इन कर लो, वहां पे डालो प्रोवाइड बेसिक स्टोरीज विद डिफिकल्ट वोकेबलरी एंड हिंदी मीनिंग एट द एंड। वो स्टोरी पढ़ने की आदत डालो अपनी, रोज की एक स्टोरी पढ़ लिया करो, 2 महीने लगातार ये काम कर। थोड़ा सा तो कष्ट कर यार, थोड़ा सा तो कष्ट कर।
थैंक यू विशाल भाई, थैंक यू। द ऑथर इज नॉट वेल नोन। ऑथर जो है वो वेल नोन नहीं है, ऑथर कोई बहुत ज्यादा मशहूर नहीं है, ठीक। लिटिल बिट पीपल, अब ये लिटिल बिट तो अनकाउंटेबल के साथ आएगा, है कि ना। लिटिल तो अनकाउंटेबल के साथ आएगा, पीपल तो काउंटेबल है, ना के बराबर लोग जानते हैं उसको। अब पहली बात तो लिटिल वाले तो आएंगे नहीं, तो इनको तो रेस से बाहर कर दें। अ फ्यू पर्सन लिखे, ऊपर क्या लिखा हुआ है, वेल नोन नहीं है। वेल नोन नहीं है, कुछ लोग जानते हैं उसको, ये कहना है कि ना के बराबर लोग जानते हैं, क्या कहना है। पहली बात तो मीनिंग से क्लियर है, और दूसरी बात अ फ्यू के बाद तो नाउन प्लूरल आएगा ना। अ फ्यू बुक लिखोगे कि बुक्स लिखोगे, अ फ्यू बुक्स, अ फ्यू चेयर्स, पर्सन तो सिंगुलर है, ये तो वैसे भी नहीं आ सकता। फ्यू पीपल, ना के बराबर लोग ही उसको जानते। क्लियर हो गया। तो आज हमने एडजेक्टिव चैप्टर के अंदर ये चीजें देखी भैया। आपका सबसे पहले तो बेसिक सवाल कि नाउन है, उसको क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव लगेगा। फिर थोड़ा सा उसका और डिफिकल्ट लेवल, लिंकिंग और के बाद एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव आएगा। उसके बाद फिर हमने ये प्रॉपर एडजेक्टिव पढ़ लिया, प्रॉपर एडजेक्टिव पे बेस सवाल देखे, ठीक है। फिर हमने ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का ये वाला पोर्शन देखा। अपनी कल की क्लास में अपने इसी पोर्शन को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहिए बच्चे। फिर बोल रहा हूं, बस थोड़ा सा मेरे ऊपर और अपने ऊपर भरोसा रख, भरोसा रख। पहली क्लास के पहले सेंटेंस से शिद्दत से जैसे पढ़ाया जा रहा है उसी शिद्दत से पढ़ते चलो। हर चैप्टर के साथ साथ भी प्रैक्टिस कराई जा रही है। अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन टोटल करोगे तो लगभग एक चैप्टर के आपको 100 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। सारे के सारे मोस्टली जो प्रीवियस क्लास में जो कराता हूं वो प्रीवियस ईयर लेवल के हैं, और जो अब पैटर्न चेंज हो गया, लंबे लंबे सेंटेंस आने लगे चैप्टर के एंड पे, उस लेवल के करा रहा हूं। दोनों के लिए आपको तैयार करके चल रहा हूं। बेसिक लेवल आ जाए वो भी हो पाए, एडवांस लेवल आ पाए वो भी हो जाए, बस तुम करते चलो। चैप्टर पढ़ा, अच्छे से रिवाइज करा, उस चैप्टर के क्वेश्चन लगा दिए। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा, अच्छे से रिवाइज करा, उस चैप्टर क्वेश्चन लगा दिए। सारे चैप्टर खत्म हो गए। जब सारे चैप्टर खत्म हो गए, सबके नोट्स रिवाइज करके दोबारा प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा दिए। ग्रामर का काम खत्म। मिसलिनियस प्रैक्टिस भी आपको इसी बैच में मिलेगी, टेंशन मत लेना, सब कुछ बैच में मिलेगा। बस तुम शिद्दत से जो जैसे बताया है वैसे करते चलो। थोड़ा सा भरोसा अपने ऊपर और थोड़ा सा भरोसा मेरे ऊपर रखो। दोबारा इंग्लिश की कोचिंग नहीं लेनी पड़ेगी। आज के लिए गुड नाइट, मिलेंगे अगली क्लास में।